हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी डिजिटल अकेडमी। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज जो आपका चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर 9 है फिजिक्स में। इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको ऑफलाइन कोचिंग में 2 चैप्टर पढ़ा दिए थे। वैसे तो हम नई किताबों के अनुसार तो केवल चैप्टर नंबर 1 ही है, ठीक है, जो मौसम था, ठीक है, गति था। अब हम उसको पढ़ चुके हैं, ठीक है, वहीं पढ़ लिए थे। इसके बाद जो आपका नया चैप्टर नंबर 9 है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है गति बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो अब उसे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको इस तरह से वीडियो में पूरा नहीं दिख पाऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या करेंगे, अब मेरी साइड में छोटी सी स्क्रीन मतलब आएगी। गति के नियम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, गति के जो नियम है उनको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या है, गति के नियम। अब गति के नियमों को हमको क्या करना है, पढ़ना है। देखिए, पहला गति के वास्तव में आपको बताई जाए तो देखिए, जो न्यूटन साहब थे, कौन थे? न्यूटन जी थे। तो उन्होंने गति के 3 नियम दिए थे। कितने दिए थे? 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। वे कौन कौन से थे? तो वे एक था जड़त्व का नियम, दूसरा था संवेग संरक्षण का नियम, तीसरा था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। किसका? तीसरा था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये 3 नियम थे, ठीक है। अब एक बात बताई जाए, जो जड़त्व का नियम था, कौन सा? जो जड़त्व का नियम था, ये जो जड़त्व का नियम था, तो उसको गैलीलियो ने भी दिया था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि गैलीलियो जी ने आगे एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिसके कारण से क्या हुआ, तो गैलीलियो साहब क्या नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जड़त्व के नियम को कभी कभी गैलीलियो के नाम से भी जाना जाता है, गैलीलियो जी ने दिया था, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या लिखा है कि जड़त्व का नियम। हम पहले क्या करेंगे, पहले जड़त्व का नियम पढ़ेंगे, फिर दूसरा संवेग संरक्षण नियम है उसे पढ़ेंगे, तीसरा जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है इसे पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं हम कि ये जो आपका क्या है, जड़त्व का नियम है, इस नियम के अनुसार क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जड़त्व के नियम के अनुसार। देखिए अब भाई, मोबाइल से सब वीडियो बन रही है, थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है ना। तो अभी क्योंकि मेरे पास टच वाला पेन नहीं है, जब टच वाला पेन ले लूँगा तब कोई दिक्कत नहीं होगी उतनी ज़्यादा, ठीक है। चलिए, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा है कि इस नियम के अनुसार, क्या इस नियम के अनुसार। अब मैं पहले अपनी लैंग्वेज में समझा दे रहा हूँ, फिर आपको जो पीडीएफ में लिखा हुआ है उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, जड़ तो होता क्या है एक्चुअल में, देखा जाए तो कोई भी चीज़ अपनी स्थिति का यदि कोई विरोध कर, जैसे मान लो आप खड़े हो और आपको कोई शांत खड़े ना रहने दे, आपको गति करवाए, यहाँ भगाए, इधर उधर करवाए, तो आप क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। तो वही क्या हो जाता है, जो आप नाराज हो रहे हैं, तो वही आपका क्या है, जड़त्व है। मतलब कहने का कि यदि कोई वस्तु क्या है, विराम अवस्था में है, तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, ये क्या हो जाएगा, जड़त्व हो जाएगा। और यदि वह विराम अवस्था में नहीं रहेगी, उसको मतलब गतिशील करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बाह्य बल लगाना पड़ेगा। तो जो जड़त्व का नियम है या जड़त्व है, तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अथवा हम और आगे कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील है, तो वह गतिशील ही रहेगी। क्या लिखा है, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी, और यदि क्या है, और यदि वह विराम अवस्था में है तो क्या रहेगी, विराम अवस्था में है तो वह विराम ही रहेगी जब तक कि उसमें क्या न लगाया जाए, कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये आपका क्या हो जाता है, जड़त्व का नियम हो जाता है। इसी को और आगे व्याख्या की गई है। इस नियम को सबसे पहले देखिए, इस नियम को सबसे पहले गैलीलियो जी ने बताया था, लेकिन वे क्या किए, लेकिन वे इसको और आगे एक्सप्लेन नहीं कर सके, व्याख्या नहीं कर सके, ठीक है। इसलिए गति के प्रथम समीकरण को जड़त्व का गति के प्रथम समीकरण को जड़त्व के नियम के साथ साथ गैलीलियो के नियम के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अब बात की जाए कि अब जो है किसने दिया था, तो अब आप लोग बताओगे कि न्यूटन जी ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन जी ने दिया था। कौन? तो न्यूटन साहब ने गति के तीनों नियम है, तो तीनों नियम और तीनों समीकरण सभी इन्होंने दिया था। कौन? न्यूटन जी ने दिया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अब टाइप्स आ गए कि कितने प्रकार के जड़त्व होते हैं, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या आ गया कि जड़त्व कितने प्रकार के हैं, तो जड़त्व 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है आपका विराम का जड़त्व, इनर्टिया ऑफ रेस्ट। क्या होता है? इनर्टिया ऑफ रेस्ट, मतलब यदि कोई वस्तु विराम है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी,
ये आपका क्या हो जाएगा, विराम का जड़त्व हो जाएगा। दूसरा है आपका गति का जड़त्व। किसका, गति का जड़त्व। तो गति के जड़त्व में क्या है कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल लगाया ना जाए। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई कार है, वह किसी रोड पर चल रही है तो वह हमेशा चलती ही रहेगी जब तक कि आप उसमें मतलब ब्रेक वगैरह नहीं लगाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्यों? क्योंकि जो घर्षण बल है ना वह लगता है, जिसके कारण से क्या होता है कि वह रुक जाती है। ठीक है। तीसरा है, मान लीजिए क्या, दिशा में जड़त्व। दिशा का जड़त्व होता है इनर्टी ऑफ डायरेक्शन, मतलब कि जो डायरेक्शन होती है, तो यदि एक डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो घूम रहा है या चल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वह उसी डायरेक्शन रहेगी। यदि वो क्या कर रहा है, यदि बदल रहा तो उसमें भी क्या करेगा, वो जड़त्व आएगा। तो इस प्रकार इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनर्टिया ऑफ रेस्ट। क्या बोलते हैं, इनर्टिया ऑफ रेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका दिशा में जड़त्व, इनर्टी ऑफ डायरेक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं आगे की। देखिए अब हम इन तीनों को आराम से पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने अपनी लैंग्वेज में बता ही दिया है कि जो विराम का जड़त्व रहेगा तो उसमें क्या होगा कि कोई भी वस्तु जो रहेगी वह हमेशा विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उसमें हम कोई बाह्य बल ना लगाएंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं कि यदि कोई वस्तु, ये देखिए यहाँ पे देख रहा होगा कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। ठीक है, जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इस प्रकार के जड़त्व को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार के हम जड़त्व को विराम का जड़त्व बोलते हैं। ठीक है, इनर्टी ऑफ रेस्ट बोलते हैं। इसके बाद इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल जो है तो क्या है, देखिए आपने कई बार देखा होगा, अपने घरों में किए होंगे, कपड़ों के साथ भी किए होंगे। जैसे उदाहरण में लिखा है कि दरी या कपड़े के धूल के कणों का गिराना। जैसे आप फटकारते हैं या कुछ भी करते हैं इनको, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि हम सभी ने देखा है कि दरी या कपड़े, ठीक है, दरी या कपड़े को डंडे से पीटने में या डंडे से पीटने पर उसमें जो मौजूद धूल के कण होते हैं वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं। अब ये क्यों होता है, ये आपका कार्ड भी लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डंडे से पीटने पर दरी हिल जाती है। क्या हो जाती है, दरी हिल जाती है, लेकिन धूल के कण स्थिर रहते हैं और वह अपना वहीं पर रहना चाहते हैं, उसका विरोध करते हैं कि नहीं भाई हम नहीं जाएंगे, आपको जाना तो जाओ। ठीक है, तो इसी प्रकार का होता है कि वो दरी जो होती है या कपड़े जो होते हैं वो हिल जाते हैं, वो गतिमान हो जाते हैं, लेकिन जो आपके धूल के कण होते हैं वो उसी तरह विरामावस्था में बने रहते हैं। ठीक है, जिसके कारण से वे गिर जाते हैं। धूल के कण क्या है, धूल के कण स्थिर रहते हैं, इस प्रकार धूल के कण क्या होता है, गिर जाते हैं, और यह विराम का जड़त्व कहलाता है। और यही एक क्या है, विराम के जड़त्व का उदाहरण है। कई सारे हैं, जैसे आप कपड़े जब धुलते हैं तो फटकारते हैं तो उससे पानी के जो कण होते हैं छोटे छोटे, वो भी आपने देखा होगा निकलते, वो भी मतलब इसी का कारण है, मतलब इसका भी वही कारण है। जैसे आप फटकारते हैं तो क्या होता है कि जो आपका कपड़ा होता है वो गतिशील हो जाता है, लेकिन जो आपका वो होता है क्या, जो आपके पानी के कण होते हैं तो वो गतिशील नहीं हो पाते, वो अब उसका क्या करते हैं, उस स्थिति का विरोध करते हैं, तो जिसके कारण से क्या होते हैं, वो वो दूर जा पाते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको मैंने और कई सारे एग्जाम्पल हैं तो इन एग्जाम्पलों में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप देखिए ये वाला चित्र देखिए, इसमें आप जब एक ग्लास ले लेते हैं और एक कार्ड, ये जो कार्ड रखा है इस कार्ड को ले लेंगे तो क्या करेंगे, जब इसमें कार्ड में रखेंगे और इसके ऊपर क्या रख देंगे, एक सिक्का रख देंगे, कॉइन रख देंगे, तो क्या हो रहा है कि जब इसको आप इस प्रकार से मारेंगे ना तो क्या होगा कि कार्ड तो बाहर चला जाएगा, लेकिन जो आपका सिक्का रहता है वो सिक्का पानी के अंदर गिर जाता है। देखो जैसे यहाँ पे गिरा हुआ है, पानी के अंदर क्या हो जाएगा, सिक्का गिर जाएगा। तो ये भी क्या है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी आपका विराम के जड़त्व का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अब जैसे समझो कैसे, तो देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो कार्ड है तो कार्ड भी अभी विराम है और हमारा जो सिक्का है, कॉइन है, वो भी विराम है। लेकिन क्या होता है जब हम इसमें कार्ड को हम मारते हैं, ठीक है, जब हम कार्ड को मारते हैं तो कार्ड क्या हो जाता है कि गतिशील हो जाता है, लेकिन जो आपका सिक्का रहता है वह विराम अवस्था में रहता है। तो विराम अवस्था में होने के कारण वह नीचे क्या होता है कि नीचे अपने ग्लास पर क्या हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हुआ। दूसरा आप इसमें देख रहे होंगे, बॉल में देख रहे होंगे, ठीक है, दूसरा देखो बता रहा हूँ, दूसरा आप देख रहे होंगे ये बॉल वगैरह इसमें, तो देखिए जैसे ये क्या है, ये स्थिर है तो वह हमेशा स्थिर ही रहेगी, यह स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक कि इसमें बल नहीं लगाएंगे। देखो बल लगाए ना तभी तो आगे यहाँ तक आई है। इंग्लिश लिखा भी है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस अ नीड फोर्स, ठीक है, एक्ट ऑन इट। जब तक कि उसमें क्या करेंगे, बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक वह क्या करेगा, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करेगा, वह वहीं पे खड़ा रहेगा, वह गतिशील नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ भी देख रहे हैं कई सारी चीज़ें, ठीक है, देखो यहाँ भी देख रहे होंगे, ठीक है, तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं आराम से। इसके बाद अब आगे चलते हैं। अब आपका आता है दूसरा क्या, गति का जड़त्व। क्या, अब देखिए ये 1 नंबर नहीं है, 2 नंबर है जहाँ पे लिखा है,
ये जो 2 नंबर है, ठीक है, 2 नंबर है गति का जड़त्व, एक नहीं है, 2 नंबर है गति का जड़त्व, इनर्टी ऑफ मोशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यदि कोई वस्तु, क्या यदि कोई वस्तु गति का है तो यहाँ पे भाई गति होना चाहिए, यहाँ पे विराम लिख गया है, ठीक है, मैंने वैसे ठीक किया था लेकिन हो नहीं पाया है, यहाँ विराम, जहाँ जहाँ विराम हुआ वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, गति करना पड़ेगा। यदि कोई वस्तु क्या है, गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगा, मतलब गतिशील ही रहेगा, जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल लगाकर हम उसको रोकेंगे नहीं, तब तक वह क्या रहेगा, गतिशील रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की जड़त्व को हम क्या बोलेंगे, गति का जड़त्व बोलेंगे। एग्जाम्पल में देखना, उदाहरण देखना हो तो देख सकते हैं कि चलती गाड़ी में अचानक यदि ब्रेक लगाई जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, उदाहरण में आपको देखना है कि चलती गाड़ी में अचानक यदि ब्रेक लगाया जाता है तो क्या होता है, अचानक ब्रेक लगाने पर क्या हो जाएगा भाई, अचानक ब्रेक लगाएंगे तो उसमें जो बैठा व्यक्ति रहेगा वह आगे की ओर झुक जाएगा, ठीक है। तो आगे की ओर क्यों झुक जा रहा है, अब देखो ऐसा इसलिए होता है, देखो यहाँ पे लिखा भी है कि ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गाड़ी के रुकने पर शरीर का अगला हिस्सा जो होता है, ठीक है, सॉरी शरीर का जो निचला हिस्सा होता है तो वो क्या होता है, समझिए मेरी बात, जैसे कि आप चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, तो चल नहीं, जैसे ट्रेन चल रही है या गाड़ी कोई भी चीज़ चल रही है तो उसमें देख रहे हैं कि जो टायर्स होते हैं तो टायरों के साथ में हमारा जो पैर होता है, जो हमारा शरीर का निचला हिस्सा होता है वह भी क्या होता है, गतिमान रहता है, क्या रहता है, गतिमान रहता है। और जब हम क्या करेंगे, जब ब्रेक लगा, वो सब शरीर तो पूरा गतिमान रहता है, लेकिन जब हम ब्रेक लगाते हैं, क्या करते हैं, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो हमारा जो निचला हिस्सा है तो वह तुरंत उनके साथ ही क्या हो जाता है, विराम अवस्था में आ जाता है। लेकिन जो हमारा ऊपर बॉडी वाला सिस्टम होता है, ऊपर वाला, तो बॉडी वाला ऊपर का जो सिस्टम है तो ये क्या होता है, ये विराम में उतना जल्दी नहीं आ पाता, जिसके कारण से हम आगे की ओर क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं, ठीक है। इतनी सी बात नहीं समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है थोड़ा सा, देखिए यहाँ तक देख रहा होगा, ये आप कार्ड पढ़ सकते हैं, देखिए मुझे समझाना था तो मैं समझा दिया हूँ, और आपके पास पूरी पीडीएफ है तो आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे लिखा कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गाड़ी के रुकने पर शरीर का निचला हिस्सा विराम में आ जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा गति की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, वह व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। अब देखिए गति के जड़त्व की एग्जाम्पल देखना हो तो एग्जाम्पल भी देख सकते हो, ठीक है। ये देखो जैसे ये है तो क्या होगा, जो इसका निचला हिस्सा रहेगा, यहाँ वाला निचला हिस्सा रहेगा तो क्या हो जाएगा, विराम में होने, सॉरी गतिमान तो इसे पूरा शरीर ही है हमारा, ठीक है, पूरा शरीर, लेकिन क्या होगा कि गतिमान तो पूरा शरीर है, लेकिन जब ब्रेक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि आपका ये विराम में आ जाएगा, लेकिन जो ऊपरा सीधा होगा वह विराम में नहीं आएगा और वह आगे और क्या हो जाता है, झुक जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप दूसरा देख सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ये देखो इस प्रकार से आप वही चीज़ है, उसी का एग्जाम्पल हम मान लीजिए उसी प्रकार से है, ठीक है। ये देखो इस ट्रेन में आप समझ सकते हैं, देखिए नॉर्मली इस तरह रहेगा तो इस तरह रहेंगे जब गतिमान रहेंगे, फिर आगे की ओर झुकेंगे, थोड़ा बहुत यदि हल्का ब्रेक लगाएंगे, ठीक है, और यदि बहुत ज़्यादा फुल ब्रेक लगा दिया जाएगा तो इस प्रकार से गिर जाएंगे, गिर पड़ेंगे आगे मोड़ के, मतलब मुख के बल, ठीक है। अब देखना हो समझो, यहाँ पे जैसे मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, इस चित्र को बड़ा करके समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो देखा लिखा है, ये देखिए इसमें देखो, ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे, देखो इसमें देखो, इसमें तो आप इसमें देखेंगे तो आपको क्या लग रहा, क्या दिख रहा होगा, इसमें देखिएगा लिखा ट्रेन इन मोशन। ट्रेन इन मोशन का मतलब है कि ट्रेन क्या है, गतिशील है। जब गतिशील रहेगी तो आप नॉर्मली इस तरह क्या रहेंगे, खड़े रहेंगे। लेकिन अब इसके बाद की बात करूं तो जब क्या होगा कि देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जब ट्रेन क्या होगी, जब ट्रेन लिखा ना, ट्रेन स्लो डाउन आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो जब हल्का ब्रेक लगाएंगे तो वह जब स्लो होगी, क्या होगी, स्लो होगी, मतलब धीमी होगी। तो जब धीमी होगी तो क्या हो जाएगा कि आप हल्के फुल्के इस प्रकार से झुक जाएंगे, क्या होंगे, हल्के फुल्के इस प्रकार से झुक जाएंगे, ठीक है। और जब झुकेंगे तो हल्का ही झुकेंगे, क्यों, क्योंकि ये स्लो हो रहे धीरे धीरे। लेकिन जब इकट्ठा ब्रेक लगाया जाएगा तो आगे की ओर आप इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, अब आप आगे की ओर इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्या हो जाएंगे भाई, गिर जाएंगे, थोड़ा रुको, इस प्रकार से आप क्या करेंगे, आगे की ओर गिर जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, ये आपका लिखा है ट्रेन कम्स टू एट हाल्ट, मतलब यहाँ पे कहने का कि जब ट्रेन को इकट्ठा रोक दिया जाए या इकट्ठा ब्रेक लगा दिया जाए, नॉर्मली ये वाली बात कही गई है, ठीक है। इतनी बात समझ मेरी आ गई होगी। अब इसके आगे बात करते हैं, तो देखिए ये भी वही चीज़ है, चलो इसमें देखेंगे। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये एक कार है और ऊपर बॉक्स भी रखा हुआ है। तो आप कार को देख रहे हैं कि जब कार रोड पर चल रही है, ठीक है, तो रोड पर कार चल रही है तो ये बॉक्स भी क्या है, गतिमान है, ठीक है।
क्या है, कार चल रही है तो बॉक्स भी क्या है, गतिमान है। लेकिन जब कार में ब्रेक लगा दिया जाता है या अचानक आप देख रहे हैं यहाँ पे, या आप अचानक यहाँ पे देख रहे हैं कि जब ब्रेक लगा दिया जाता है, कोई आगे किसी से हम लड़ जाएंगे तो ऊपर वाला जो रहेगा क्या रहेगा, ऊपर। तो ये तो रुक गया, स्टॉप हो गया, मतलब ब्रेक लगाया तो ये तो स्टॉप हो गया। लेकिन जो आपका ये ऊपर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो आगे की ओर गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो विराम हो गई, लेकिन जो ऊपर है वह गतिशील है। क्या है, गतिशील है, और गतिशील रहने की ही कोशिश कर रहा है। ठीक है, यही कारण है कि ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि गति का जड़त्व था, गति के जड़त्व के एग्जाम्पल थे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो अब आगे क्या हो जाएगा, अब आगे है आपका दिशा का जड़त्व। क्या है, दिशा का जड़त्व, डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन वाला चीज है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए, दिशा का जड़त्व है जिसमें क्या होता है, किसी पिंड, अब इसमें कहा गया है कि किसी, देखिए कहने का मतलब ये है कि दिशा चेंज होगी, बस हो गया, कुछ नहीं है। देखिए, किसी पिंड की अपनी, क्या बोला गया कि किसी पिंड की अपनी गति की दिशा में बदलाव का विरोध करने की क्षमता को क्या कहते हैं, दिशा का जड़त्व कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि एक पत्थर क्षैतिज वृत्त में घूम रहा है और उसके आगे धागे, मतलब उसमें धागा बांध दिया जाता है, ये धागा फट जाता है, फटने का मतलब कट जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो पत्थर स्पर्श रेखीय दिशा में क्या हो जाएगा, उड़ेगा, मतलब गिर जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर तक उड़ेगा, फिर क्या हो जाएगा, नीचे ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, समझिए मेरी बात को। जैसे यहाँ पे बोला गया जिस प्रकार से, देखो इस प्रकार से है, यहाँ से हमने रस्सी लिया, पत्थर बांधा, और इस प्रकार से हमने क्या किया, इस वृत्तीय मार्ग पर हमने इसको घुमा दिया। ठीक है, जब ये घूमेगा तो गया, अब ये क्या हुआ, आगे आप देख रहे हैं कि ये रस्सी टूट गई। जब रस्सी टूटेगी तो यह इसी प्रकार से, देखो आप देख रहे हैं ना कि यह डायरेक्ट कुछ नहीं होगा कि डायरेक्ट रुक जाए या कुछ हो जाए, ये मतलब बिल्कुल उसी दिशा में नहीं जाएगा कि उसी दिशा में जाएगा, जस्ट उल्टा जा रहा है। देखो, ठीक है ना, आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये वाली चीज़ हो गई, ये क्या है, दिशा चेंज हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ भी बताया गया। ठीक है, देखो अब यहाँ पे स्पेशल बता दिया गया कि भाई किधर इनर्टिया लग रहा है, किधर ग्रेविटी लग रहा है। मान लो ये अर्थ है आपकी, क्या पृथ्वी है, अब आप इस प्रकार से घुमा रहे हैं। ठीक है, जब घुमाएंगे तो क्या होगा कि जैसे मान लो धागा टूट जाएगा तो ग्रेविटी नीचे की ओर खींचेगी, और क्या होगा, इनर्टिया ये अपने डायरेक्शन लेगा कि मैं इधर जाऊँगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आगे की बात करते हैं, थोड़ा सा आगे देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन, गति का दूसरा नियम। क्या, सेकंड लॉ ऑफ मोशन मतलब गति का दूसरा नियम। तो गति के दूसरे नियम की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा पहले मैं इसको सेट कर दूं अच्छे से। अच्छा, एग्जाम्पल में और देखना हो तो एक थोड़ा सा भी इस एग्जाम्पल को समझा दूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये एक रह गया। तो चलिए, अभी उसी डायरेक्शन वाले में हमको समझना है कि इनर्टी ऑफ डायरेक्शन जो है, तो आप देखेंगे मृगाट देखे होंगे, साइकिल का मृगाट, या आप लोगों ने यदि कार बाइक चलाए होंगे तो बाइक में आपने ये मड गार्ड देखा होगा। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जब ये कीचड़ के लिए लगाया जाता है, जब ये मान लो कीचड़ में फंस जाती है तो इस प्रकार से कीचड़ ऊपर की ओर जाता है ना, तो ये वही कारण है कि इसको जान तो बिल्कुल इस प्रकार से चाहिए, लेकिन ये जाता कहाँ है, इधर। तो यही आप, ये भी क्या है, ये भी इनर्टिया ऑफ डायरेक्शन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसके बाद क्या बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन, गति का दूसरा नियम। क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, गति का दूसरा नियम। ठीक है, तो गति के दूसरे नियम की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कहाँ तक है भाई, यहीं तक, चल ठीक है। तो गति का जो दूसरा नियम है तो नॉर्मली वह बल के विषय में ही है पूर्ण रूप से। ठीक है, किसके विषय में, बल के विषय में है। चलिए, तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे बताया गया कि गति का जो दूसरा नियम है। ठीक है, देखिए पहला नियम हो गया और दूसरे नियम की बात कर रहे हैं। तो जो गति का दूसरा नियम, तो गति का दूसरा नियम जिसे न्यूटन का नियम भी कहा जाता है, यह बताता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल, यह बताता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल और उसकी गति में उत्पन्न त्वरण। मान लीजिए हम कोई बल लगा रहे हैं तो उसमें क्या है, उस वस्तु का जो द्रव्यमान होगा, देखिए समझिए, मान लीजिए कि जो एफ है, ये एफ लग रहा है, तो उस वस्तु का जो, मान, रुको थोड़ा सा लिखना पड़ता है। हाँ, मान लीजिए कि जैसे कोई वस्तु है। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है, अब इसमें कोई बल एफ लग रहा है, तो ये जो एफ होगा वह किस पर डिपेंड करता है, यह जो एफ होता है वह उस वस्तु के द्रव्यमान एम पर डिपेंड करता है, और साथ ही साथ उसके कारण जो क्या होता है, जो गति में उत्पन्न त्वरण है उसके गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। और यदि नियतांक एक मान लिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एफ बराबर एम ए, एक आपका क्या हो जाता है, सूत्र बन जाता है। ठीक है, तो यही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या बन जाएगा, पूरा
सूत्र बन जाता है। तो अब यदि आप देखेंगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा कि गति का दूसरा, यहाँ पे देखिए यह बताता है कि किसी वस्तु, यहाँ से देखिए यहाँ से कि यह बताता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसकी गति में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये आपका जो एफ है तो ये एम और उसमें जो त्वरण क्या है, त्वरण उत्पन्न है होता है, इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, जहां बताया गया है कि एफ क्या है, बल है, एम क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, एफ क्या है, बल है, एम क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, और ए क्या है, वस्तु का त्वरण है। ये तीनों हो गए। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं हम थोड़ी सी। चलिए, अब गति के देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गति के द्वितीय समीकरण को हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार से कह सकते हैं। अब कैसे कह सकते समझिएगा, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, ठीक है, वस्तु के संवेग परिवर्तन दर के बराबर होता है। मतलब कहने का ये है कि यदि हम एफ लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, एफ मतलब बल लगा रहे हैं, तो जो यहाँ पे डेल्टा पी होगा, क्या होगा, डेल्टा पी बाई टी। तो ये बल जो होगा तो वह उस, ये जो डेल्टा पी है तो ये क्या है, संवेग परिवर्तन है, और टी क्या है, दर है। मतलब वह 1 सेकंड में कितना संवेग परिवर्तित हो रहा है, तो वही हमारा क्या होता है, बल होता है। ठीक है, यहाँ पे वही बात कही गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही बात कही गई है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन दर के क्या होता है, बराबर होता है। यही जो है आपका संवेग संरक्षण का नियम है, और यही आपका क्या हो जाता है, यही आपका हो जाता है न्यूटन का दूसरा नियम। ठीक है, और वही क्या बताएगा, बल बताएगा। नॉर्मली बात करें, अब देखिए यहाँ भी बताया, जैसे हम गणित के रूप में मैंने बता ही दिया वैसे, तो गणित के रूप में जैसे यहाँ पे लिखा ना कि इसे हम गणितीय रूप में एफ बराबर पी बाई टी लिख सकते हैं, या डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं। इस प्रकार से डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिखो, या मतलब डेल्टा पी बाई केवल टी लिखो, ठीक है, या केवल आप इस प्रकार से लिख दीजिए कि एफ बराबर पी बाई टी लिख दीजिए। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता कभी आपको। अब देखिए यहाँ पे पी क्या है, संवेग है, संवेग का मात्रा क्या होता है, किलोमीटर, क्या होता है, किलोमीटर, सॉरी किलोग्राम, फिर इंटू में मीटर। ठीक है, फिर पर सेकंड, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका संवेग का मात्रक होता है। द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम में होता है, और वेग है, वेग का मात्रक कितना होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो संवेग है, संवेग और बल के बीच, क्या संवेग और बल के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है। ठीक है, और यहाँ मतलब स्पेशल बात है बताई गई कि संवेग और बल के बीच एक महत्वपूर्ण क्या संबंध है, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार हम यदि कहें तो किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। सेम चीज बात है जो ऊपर बताई गई। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए, अच्छा इसको 2 बार कर दिया, अच्छा नहीं दिया। अब देखिए, गति के द्वितीय समीकरण को हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार से कर सकते हैं। अच्छा ये तो हो गया, हाँ ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि ये P बराबर संवेग, जो संवेग है तो ये क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिख गया था, तो ये वाली भी इसमें ऐड हो गई है, तो कोई बात नहीं है, इसको आप ये वाला छोड़ दीजिएगा, और इसके ऊपर जो ये पूरा लिखा है ये वाला आपको नोट करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने लिखा था नीचे था, तो ये गलती हो गया था। ठीक है, ये आपका यहाँ पे जो ये मात्रक वात्रक लिखे थे, तो ये मैंने थोड़ा सा जब टाइप कर रहा था तो मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको नहीं लिखना है, इसके पहले वाली जो PDF है उसी को लिखना है। ठीक है, अगले पेज वाली थी। अब देखिए हम पढ़ेंगे थोड़ा सा मोमेंटम। क्या पढ़ेंगे, मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम हमारा है संवेग। क्या है, संवेग। तो हम किसको पढ़ेंगे, संवेग को पढ़ेंगे। तो संवेग को पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा कि संवेग एक भौतिक राशि है। ठीक है, जो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग की क्या होती है, गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र है P, ये देखो लिखा है, इसका सूत्र क्या है, संवेग बराबर क्या बोलते हैं, P बराबर, आपने पढ़ा है कि P बराबर क्या होता है, mv होता है। तो सूत्र में वही लिखा गया कि P क्या है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे क्या होगा, वेग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि यहाँ पे संवेग बराबर क्या है, द्रव्यमान गुणे वेग। इसे प्रतीकात्मक का मतलब है कि इसको हम गणितीय रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो P बराबर mv लिख सकते हैं। ठीक है, जहां बताया गया कि P क्या है, P संवेग है, इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में होता है। दूसरा क्या है, ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किस में होता है, किलोग्राम में होता है। और फिर तीसरा क्या है, वेग, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड में होता है। ठीक है, और यही चीज हमने ऊपर लिख दिया था। अब आगे देखेंगे, तो ये आपका क्या था, संवेग था। तो संवेग को नॉर्मली आप क्या बोलेंगे,
आपसे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। तो आप बोलेंगे कि P बराबर mv, आपको ये याद रखना है, P बराबर mv याद रखना और इसी से परिभाषा बना लेना है। यदि पूछा जाएगा कि भाई बताइए संवेग किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न क्या, और उसके वेग के गुणनफल को, उत्पन्न नहीं, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, संवेग कहते हैं। ठीक है, ये आपका संवेग है। संवेग की भी हम जानते हैं कि एक भौतिक राशि, इसका मात्रक ये होता है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब देखो आपको मैंने पीडीएफ वगैरह भी दे दी है, सब कुछ दे दिया, तो यदि बोलूँगा भी बहुत ज़्यादा तो वीडियो फिर लंबी बन जाती है, फिर मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो आपका संवेग तक हो गया है। अब इसके बाद आपका रह गया गति का तीसरा नियम। ठीक है, गति का तीसरा समीकरण, सॉरी समीकरण नहीं, नियम। ठीक है, तो अब उसको हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, अब आप लोगों को जय हिंद। कल फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो पर। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, थोड़ा सा हमारी मेहनत दिखे कि नहीं भाई पढ़ा रहे हैं, किसी तरह से मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपको जिस भी सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा, क्वेश्चन जो भी आपको चाहिए या कोई भी टॉपिक चाहिए तो उसमें कमेंट करिएगा कि हमें ये चाहिए सर, तो हम आपके लिए वीडियो क्या करेंगे, बना देंगे आराम से। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।